की बात देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात महंगाई के वायरस की वैक्सीन की। पूरा देश पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। तेल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं और लोगों की जेब पर डाका डाल रही हैं। अब इस महंगाई के वायरस से बचने वाली वैक्सीन आने वाली है, जो न सिर्फ तेल की टेढ़ी चाल को जड़ से खत्म कर देगी, बल्कि पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। क्या है ये वैक्सीन और कैसे होगा महंगाई पर आखिरी प्रहार, इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत महामारी की तरह हो गई है। फिर चाहे आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाओ या नहीं, महंगाई का वायरस आपको अपनी चपेट में ले रहा है। पर अब इस बीमारी का इलाज मिल गया है। नाम है एथेनॉल, यानी C2H6O। साइंस के विद्यार्थी इससे भली भांति परिचित होंगे, पर अब पूरे देश को इससे जान पहचान करने की जरूरत है। दरअसल एथेनॉल महंगाई की इस आपदा में बड़ा अवसर साबित हो सकता है, जो न सिर्फ भारत को तेल वाली महंगाई से बचाएगा, बल्कि पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। ये भारत के गन्ना किसानों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, जिनकी फसल का भुगतान तक नहीं होता, पर अब भुगतान भी होगा, रोजगार भी होगा, और ये सब वक्त पर होगा। क्योंकि एथेनॉल तैयार करने की जो दो प्रमुख विधियां हैं, उनमें किण्वीकरण विधि गन्ना किसानों से जुड़ी है, जिसमें गन्ने की शक्कर से एथेनॉल बनाया जाता है, और अब मेरठ की मवाना शुगर मिल को एथेनॉल प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया है। बहुत जल्द 1.20 किलोलीटर यानी 1,20,000 लीटर की क्षमता का एथेनॉल प्लांट यहाँ शुरू हो जाएगा। हमारी दो शुगर प्लांट है, एक तो मवाना शुगर वर्क्स के नाम से मवाना में स्थित है, दूसरा हमारा नगलामल शुगर कॉम्प्लेक्स है। एक डिस्टिलरी अभी संचालित है जो 120 KL की है। आज की तारीख में मवाना शुगर वर्क्स के पास में फिलहाल कोई डिस्टिलरी नहीं है, तो हम अपना जो सीरा है, बी हैवी मोलिसिस है, वो नगलामल स्थानांतरित करते हैं डिस्टिलरी के अंदर। मवाना शुगर वर्क्स मवाना को भी 120 KL की डिस्टिलरी का एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से जो है क्लियरेंस मिल चुका है। सारी फॉर्मेलिटीज इसकी हो चुकी हैं और लोन के लिए हम लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। इस प्लांट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों को उनका भुगतान समय से मिलेगा, क्योंकि अब तक शुगर मिल वाले घाटे का रोना रोते थे, पर मवाना शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट लगने से किसानों को समय से गन्ने का भुगतान मिलेगा। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये तो बट नेचुरल है कि क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का अगर औद्योगिक इकाई लगती है तो क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलता है। तो गन्ने की जो क्रशिंग भी आगे नियर बाई फ्यूचर जो इथेनॉल के प्लांट लगेंगे तो और फैक्ट्रियाँ अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीनी मिलों की स्थिति ठीक होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरअसल एथेनॉल को एक निश्चित मात्रा तक हम पेट्रोल में मिलाते हैं, जिसके लिए हर साल करोड़ों का एथेनॉल हम विदेश से आयात करते हैं, और हर साल इसकी जरूरत बढ़ती ही जा रही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2013-14 में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल आयात किया गया, जो 2015-16 में बढ़कर 111 लीटर हो गई, और फिर ये जरूरत 2017-18 में बढ़कर 140 करोड़ लीटर हो गई। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन मेरठ में एथेनॉल का प्लांट लगने से भारत को विदेशों से एथेनॉल नहीं मंगाना पड़ेगा। हम खुद इसे बनाएंगे और भविष्य में दूसरे देशों को बेचेंगे भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम पेट्रोल में इसे ज्यादा मात्रा तक मिला सकेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में भारत 10% से भी कम एथेनॉल पेट्रोल में मिलाता है, पर जब हमारे पास अपना तैयार एथेनॉल होगा तो हम इसकी मात्रा भी बढ़ा पाएंगे, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमत पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार की माने तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से देश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही इससे विदेशी एक्सचेंज की बचत करने में भी मदद मिलेगी। अभी बढ़ती तेल की कीमत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर बेस प्राइस से दोगुना टैक्स वसूलती है।
समाजवादी पार्टी का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो मुनाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये टैक्स लगाना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मजबूरी है। वो चाहकर भी इसे कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो योजनाएं सरकार लोगों के लिए बनाती है उसका बड़ा हिस्सा इसी टैक्स से जाता है। पर एथेनॉल तैयार होने से चहुमुखी असर होगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, साथ ही भारत को एक नया जैव ईंधन भी मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर के देश अब जीवाश्म ईंधन से एनर्जी के नए सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। केंद्र सरकार शुगर मिलों को एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का लोन देने का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत मेरठ की मवाना शुगर मिल को करीब 250 करोड़ रुपए का लोन मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार ने एथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-21 के लिए एथेनॉल के अधिकतम भाव को भी फिक्स कर दिया है। यही वजह है कि मवाना शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट के लगने से न सिर्फ गन्ना किसानों को फायदा होगा, बल्कि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। और अब बात वसीयत की मार की। ये कहानी सिद्धार्थनगर के जोगी बारी गांव की है, जहां एक महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। उसके अपनों ने उसकी वसीयत में ऐसा फर्जीवाड़ा किया है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी उससे छीन ली, और अब वसीयत की मारी ये महिला इंसाफ के लिए भटक रही है। मेरे बच्चियों को न्याय चाहिए, हक चाहिए। मुझे सर खतरा है, मुझे पुलिस का वो चाहिए, सब सहायता चाहिए कि मुझे कोई कुछ करे ना, मुझे सहायता चाहिए और कुछ नहीं। इंसानियत जब मरती है तो समाज पहले मर जाता है। सिद्धार्थनगर का गांव जोगीबारा इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि मदद मांग रही इस महिला की जब आप बीती सुनेंगे तो आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इस महिला के साथ जो छल कपट इसके अपनों ने किया है वो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम शीला देवी है, जो अपनी 3 बेटियों को लेकर अपनी ही वसीयत के लिए दर दर भटक रही है। दरअसल ये महिला अपने पति के साथ गाजियाबाद में रहती थी, लेकिन 4 साल पहले इसके पति की मौत हो गई। पर इसके बाद भी ये जैसे तैसे अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती रही। पर कोरोना की महामारी ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया, और जब कहीं से उम्मीद नहीं मिली तो इसने अपने पति के पुश्तैनी घर का रुख किया और ये सिद्धार्थनगर के गांव जोगीबारा पहुंची, इस आस में कि रहने के लिए छत मिल जाएगी। मगर इसके जेठ के बेटे ने इसे ये कहते हुए घर से धक्के देकर भगा दिया कि जिस मकान को ये अपना दावा कर रही है वो उसने इसके पति से खरीदा है। सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे पे 3 बेटे। कोरोना के टाइम पे मैं अपने बेटियों को लेके गांव पे आई थी, तो मुझे यहाँ पे श्याम सुंदर मार के भगा दिया, बोला यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर मैं किराए पे रही लहड़ा चौराहा पे। सर फिर इसके बाद मैं लड़ाई लड़ती रही, मैं सेक्रेटरी पास गई, सेक्रेटरी भी बोला नाम नहीं दर्ज करूंगा। सर मेरे को न्याय चाहिए। पीड़िता के माने तो श्याम सुंदर ने किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी तरीके से वसीयत अपने नाम कर ली है, क्योंकि वसीयत में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की फोटो है, जबकि महिला का कहना है कि उसके पति की उम्र सिर्फ 45 साल थी। आखिर 45 साल का आदमी इतना बुजुर्ग कैसे दिख सकता है? पीड़िता की माने तो इस फर्जीवाड़े में गांव का प्रधान जहीर भी शामिल है। और इसमें सर प्रधान भी मिले हैं, दोनों जन प्रधान, जहीर प्रधान जोगियाबारी। सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चियों को न्याय चाहिए, हक चाहिए। वहीं जिस श्याम सुंदर पर फर्जी तरीके से मकान हड़पने का आरोप है, उसका कहना है कि उसने इसके पति के इलाज में पैसे खर्च किए थे, जिसके बदले उसने ये मकान ले लिया। भाई एक ही उपाय है, आप या बेचो हम ले, तब दवाई कराए, नहीं तो नहीं कराएंगे। भाई जो बात कहना सफा कहना, हमारी उनकी यही बात हुई। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। देखिए, एक महिला ने एप्लीकेशन दी है अभी कि उनकी ये फर्जी वरासत करवा के किसी ने उनकी ज़मीन हड़प ली है, तो वो हमने ले लिया एप्लीकेशन और उसकी हम जांच करवा रहे हैं, और उसमें जो भी सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। पर मुद्दे की बात यह है, जांच में अगर महिला का आरोप सही साबित हुआ तो क्या तहसील में बैठे हर एक शख्स पर कार्रवाई होगी? क्योंकि सवाल इस बात का भी है कि क्या रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे रजिस्ट्रार आंख बंद करके अपना काम करते हैं, या फिर सामने से मिलने वाला कमीशन उन्हें कुछ देखने नहीं देता। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर एक जवान मृतक व्यक्ति की जगह
कैसे एक बुजुर्ग वसीयत पर हस्ताक्षर कर देता है और रजिस्ट्रार को पता भी नहीं चलता। अब इंतजार जांच का है, जब परत दर परत इसकी जांच होगी और सारा सच सामने आएगा और फिर पता चलेगा श्याम सुंदर और गांव के प्रधान जहीर के साथ इस फर्जी वसीयत की साजिश में कौन कौन शामिल है। क्योंकि इस पीड़ित महिला की पीड़ा सिर्फ ये नहीं है कि इसकी वसीयत छीन ली, बल्कि वो उम्मीद इससे छीन ली जो इसकी और इसकी 3 बेटियों की जिंदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 2.5 करोड़ के कमल निवास की। संगम नगरी प्रयागराज भाजपा का नया दफ्तर तैयार हुआ है, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। करीब 600 स्क्वायर गज में बना ये दफ्तर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इस दफ्तर को 3 जिलों के वॉर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल करेगी। क्या है इस दफ्तर की खासियत, देखिए। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का कार्यालय है, जो संगम नगरी प्रयागराज के पॉश इलाके सिविल लाइंस में उस जगह पर बनाया गया है जहां पिछले 22 सालों से किराए की जगह पर कामकाज चल रहा था। अब इस दफ्तर का उद्घाटन 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उसी दिन वाराणसी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि यह दफ्तर बनाने के लिए भाजपा ने 400 गज जमीन खरीदी है, जबकि 200 गज जगह जमीन के मालिक विपुल कुमार ने पार्टी को दान दी है। प्रयागराज में बने भाजपा के इस आलीशान दफ्तर की बात करें तो इसमें आईटी सेल को अलग जगह दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान वॉर रूम बनाने की जगह सबसे ऊपरी मंजिल पर रिजर्व रखी गई है। दफ्तर 5 मंजिला है, इसलिए इसमें एक लिफ्ट भी लगाई गई है। साथ ही इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रूम और सोशल मीडिया रूम के साथ ही पूरे दफ्तर को पेपरलेस बनाने की तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में अपना नया दफ्तर तैयार किया है। ये दफ्तर शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में है और ये 5 मंजिला दफ्तर बेहद कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 18 से 19 महीने की अवधि में ही ये दफ्तर इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये दफ्तर है। तकरीबन 600 वर्गज एरिया में ये दफ्तर तैयार किया गया है। इसमें 5 मंजिलें हैं। नीचे जो सबसे नीचे की जगह आप देख रहे हैं, ये महानगर का कार्यालय होगा। ऊपर की जो मंजिल है, उस मंजिल पर गंगा पार और यमुना पार का कार्यालय है। उसके ऊपर की मंजिल जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम है। तकरीबन 250 से 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसमें मीटिंग हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। चौथी जो मंजिल है वो गेस्ट रूम है। दफ्तर कितना आलीशान और हाईटेक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके हर एक कमरे में एसी और टीवी लगा हुआ है। साथ ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के आराम करने के लिए और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए गेस्ट रूम भी बनाया गया है। 5 मंजिला इस दफ्तर में बेसमेंट पर महानगर का कार्यालय होगा। वहीं जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, ठीक उसी तर्ज पर इस दफ्तर में पहली मंजिल पर गंगा पार का और दूसरी मंजिल पर यमुना पार का दफ्तर होगा। जी, ये कार्यालय 600 वर्ग गज में बना हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पहले से था और वो एज अ किराएदार के रूप में काम कर रहा था। मैं इसका मकान मालिक था और माननीय सुनील बंसल जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मैंने इसमें 200 वर्ग गज जगह दान स्वरूप भेंट की है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि भाजपा हर शहर में अपना कार्यालय बना रही है, जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधता रहा है। पर भाजपा की माने तो ये दफ्तर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बनाए हैं, जहां बैठकर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की परेशानी को दूर कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचार है। जिस प्रकार से अन्य कार्यालयों में गतिविधियां चलती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा में तत्पर रहे और कार्यक्रम लगातार चलता रहे। इस कार्यालय में हमारे बड़े मीटिंग हॉल हैं। मौजूदा वक्त में भाजपा देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सदस्यों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। यही वजह है कि पार्टी हर जिले, हर शहर में अपना दफ्तर बना रही है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई और अब हर शहर में नए दफ्तर बनाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात कानपुर की लेडी बॉन्ड की।
महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कानपुर पुलिस सुरक्षा का एक ऐसा कवच तैयार करने जा रही है जिससे न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा होगी बल्कि महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। कानपुर पुलिस का ये लेडी बॉन्ड प्रोग्राम क्या है, इससे कैसे महिलाओं की सुरक्षा होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आधी आबादी की सुरक्षा के लिए कानपुर पुलिस ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। इस पहल से न सिर्फ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म होंगे बल्कि महिलाओं को सुरक्षा का ऐसा कवच मिलेगा जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। दरअसल कानपुर पुलिस महिला उत्पीड़न के अपराधों को रोकने के लिए अब महिलाओं का सहारा लेने जा रही है, जिसके तहत हर वार्ड और गांव में ऐसी महिलाओं को तैयार किया जाएगा जो शोधों और दूसरे अपराधियों पर नजर रख सके। ये महिलाएं पुलिस की मुखबिर की तरह काम करेंगी तो वहीं पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने में मदद भी करेंगी। गौरतलब है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला संबंधी अपराधों को लेकर हमेशा गंभीर रहे। इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक चौकी और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं को अमल में लाया गया, जिसका असर भी देखने को मिला और महिला संबंधी अपराधों में कमी भी आई। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2018-19 की तुलना में महिला अपराध में कमी आई है, क्योंकि 2018 में हत्या के 80 मामले आए थे जो 2020 में 64 पर आ गए। वहीं रेप के 2018 में 225 मामले थे जो 2020 में 118 पर आ गए।